जय हिंद प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे थे? कल हम टिश्यू ही पढ़ रहे थे, ऊतक पढ़ रहे थे, और आज जंतुओं के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पौधों के जो ऊतक होते हैं, प्लांट टिश्यूज होते हैं, उनका डिस्कशन किया था, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु के ऊतक है उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऊतक की डेफिनेशन सभी बच्चों को याद है ना? ऊतक क्या होते हैं? तो एक जैसी ही कोशिकाएं जिनका उद्गम स्थान और जिनका कार्य एक समान हो, ऐसी कोशिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ऊतक। इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, और डिसिमिलर भी हो सकती है, बट ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स आर सेम। ये हमने देखा था। लेकिन कल आपको मैंने ये भी बताया था कि जो उद्गम स्थान है वो सेम होना चाहिए। उसका क्या मतलब है? तो हम जर्मिनेशन लेयर पढ़ चुके हैं ना, जनन परत पढ़ चुके हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 तरह की लेयर्स होती है बच्चों। तो ये जो तीनों लेयर्स होती है, इन तीनों लेयर्स में से उस ऊतक की जो सेल होगी, एक पर्टिकुलर ऊतक हम पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, उसकी जो सेल होगी वो क्या होगी? एक ही लेयर से बनी होगी, या तो मेसोडर्म से बनी होगी, या दूसरे ऊतक की एक्टोडर्म से बनी होगी, या एंडोडर्म से बनी होगी। तो ओरिजिन का मतलब ये है कि उनकी जनन परत यानी कि जो जर्मिनेशन लेयर है वो सेम होना चाहिए। मतलब मम्मी कौन है सभी की? सभी कोशिकाओं की जर्मिनेशन लेयर जनन परत है। यहां तक समझ में आ गया था? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों आज की क्लास एनिमल टिश्यू। जस्ट मिनट। हाँ, तो एनिमल टिश्यू के हम सबसे पहले टाइप्स देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। कितने प्रकार के होते हैं? चलो सभी कम से कम नाम याद कर लेना कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है उपकला। उपकला ऊतक है ना, जिसे क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। पहला वाला प्रकार ये पढ़ेंगे हम बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो टाइप है, दूसरा प्रकार है संयोजी ऊतक। कौन सा है? संयोजी ऊतक। कितने प्रकार के ऊतक होते हैं ये कम से कम पता होना चाहिए। इस टॉपिक को कोई पढ़ता नहीं है। बहुत सारे टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, बोर लगते हैं इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन यहाँ से इस बार पूछा गया है, क्या पूछा देखेंगे हम। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। क्या बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और कौन से टिश्यू होते हैं मैम? 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक। पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, और लास्ट में आएगा कौन सा बच्चों? नर्वस तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू। समझ में आई बात सभी बच्चों को? चलो, तो ये सारे टिश्यू के नाम फटाफट याद कर लो। अब इनको डीप में हम पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में यही करने वाले हैं हम। क्या करेंगे? यही एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के बारे में ही डीप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन एक एक स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले उपकला ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। उपकला ऊतक क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू भी इसे कहते हैं, है ना। क्या है ये? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। तो ये जो ऊतक होता है ना बच्चों, ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं यानी कि अंग है, और हमारी बॉडी में जितनी भी लाइनिंग बनती है ना, मतलब ये कवर करने का काम और लाइनिंग बनाने का काम करता है। आवरण बनाता है, अंगों का आवरण। जो अंग होते हैं वो टिश्यू से ही ढके हुए रहते हैं, तो उनका आवरण, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, आमाशय हो गया, उसके आवरण में मिलेंगे आपको ये वाले टिश्यू। लाइनिंग, जहां भी लाइनिंग बनानी हो, परत बनानी हो, तो बॉडी और ऑर्गन की परत और आवरण बनाने में ये टिश्यू आपको मिलेंगे। कौन से? उपकला ऊतक। उपकला, कला क्या? ये एक तरह से कला दे रहे हैं, मतलब एक तरह से डिजाइन दे रहे हैं, लाइनिंग दे रहे हैं, कवरिंग दे रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया यहाँ तक सभी बच्चों को? तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों ये क्या करते हैं? ये अंगों और शरीर का आवरण बनाते हैं,
है ना, कवर बनाते हैं उनका, आवरण और परत बनाते हैं, परत बनाते हैं। समझ में आई बात। एपिथेलियल टिश्यू, जहां पर भी कवरिंग की, लाइनिंग की, कवर करने की बात होगी अंगों को या बॉडी में कहीं पर भी, वहां पर मिलेंगे आपको उपकला उतक। अभी डायग्राम से बताऊंगी कहाँ मिलेंगे। चलो डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लेते हैं। ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड कवरिंग एंड लाइनिंग of organs and body। समझ में आई बात। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आपको मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ मिलते हैं ये। जैसे कि ये हमारा पूरा बॉडी है, ये क्या है, हमारी बॉडी, और इसके अंदर क्या मिलता है बच्चों, ये हमारी पूरी बॉडी है। इसमें पूरा हमारा ये क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, एसाफोगस है, स्टमक है, पूरा है। इसको छोड़ के हमारी बॉडी पूरी खाली है। क्या है, पूरी बॉडी खाली है, कैविटी है, और इसी कैविटी में हमारे जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो रहते हैं। तो हमारी बॉडी में होता क्या है, पूरी खोखली है, लेकिन बीच में क्या है, ये हमारी आहार नाल है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक है। तो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, ये तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी की आउटर कवरिंग में मिलेंगे, एपिडर्मिस वगैरह में मिलेंगे ये एपिथेलियल टिश्यू इस तरह से। और ये जो हमारी एसाफोगस है यानी आहार नाल है, वहां की आउटर कवरिंग में भी मिलेंगे, और अंदर की कवरिंग में भी एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, उपकला उतक मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे, ये तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया है कि हमारी बॉडी के आउटर कवरिंग आवरण में, और लाइनिंग बना रहे हैं किसकी, आहार नाल की, एसाफोगस की। समझ में आया, ये होते हैं एपिथेलियल, एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उतक, उपकला उतक। समझ में आई बात। तो ये इस तरह से मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। चलो अब इनकी कोशिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, इनमें सेल किस तरह की मिलती है, कोशिका किस तरह की मिलती है। तो इनकी जो कोशिका होती है ना बच्चों, बिल्कुल एकदम पास पास होती है, बिल्कुल पास पास होती है, कोई गैप नहीं होती है। जैसे अगर हम डायग्राम बनाएं, अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना दूं इस तरह से, ऐसा देखो, ये इनकी सेल कुछ इस तरह से मिलेगी, और ये सेल के बीच में जो गैप है ना बच्चों, ये क्या है, ये सब सेल है, ये सब क्या है, कोशिकाएं। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, उसमें गैप जो होती है ना, गैप क्या होती है, बहुत कम होती है इनकी सेल में। यहाँ पर देखो, ये बीच बीच में यहाँ पर मैट्रिक्स भरा होता है, अधात्री भरा होता है। ये क्या है, इनकी सेल है, कोशिका है। देखो ऊतक क्या होते हैं, ऊतक की डेफिनेशन में हम देख चुके हैं कि ऊतकों में क्या मिलेगा, ऊतकों में सेल ही मिलती है। इट इज द कलेक्शन ऑफ सेल। तो इसमें भी सेल है, लेकिन ये जो सेल है ना, कोशिका है ना, इसके बीच में ये जो है ना, यहाँ मैट्रिक्स भरा होता है, अधात्री भरा होता है, यहाँ पर कोई गैप नहीं होती। एपिथेलियल ऐसा टिश्यू है एकमात्र जिसमें इसकी जो सेल्स है ना, कोशिकाएं, उसके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया। तो इसका पॉइंट नोट करो कि इसकी जो सेल्स होती है ना, इनकी कोशिकाओं के मध्य, इनकी कोशिकाओं के मध्य स्थान नहीं होता है, कि मध्य स्थान या तो बहुत ही कम होगा, स्थान होता ही नहीं, स्थान नहीं होता है। यहां तक की बात समझ में आई सभी बच्चों को। देयर इज नो गैप या नो प्लेस, देयर इज नो स्पेस बिटवीन सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आई बात। एपिथेलियम टिश्यू सभी इस तरह से चिपके हुए सेल्स मिलेंगे, सभी जितने भी एपिथेलियल के टाइप उपकला उतक के प्रकार पढ़ेंगे ना, सभी में चिपके हुए सेल मिलेंगे, कोई स्पेस नहीं। यहां तक किसी को डाउट? चलिए अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो जनरल काम है वो क्या करना, आवरण बनाना, परत बनाना, प्रोटेक्शन करना, सिक्योर करना आपके अंग को। ठीक है, वो होता है इसका एपिथेलियल टिश्यू का काम। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जो टाइप्स है ना, वो हम देख लेते हैं। चलिए तो एपिथेलियल टिश्यू के हम टाइप्स देख लेते हैं बच्चों। एपी टिश्यू ये कितने प्रकार का होता है बच्चों? ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक सिंपल होगा
और एक क्या होगा, कंपाउंड होगा। मतलब एक सरल होता है और एक जटिल होता। ठीक है, इसके दो प्रकार हैं, उपकला उतक के दो प्रकार हैं बच्चों। कौन कौन से दो टाइप हैं मैम? तो पहला आपका कौन सा होगा, सरल, सरल उपकला उतक, यानी कि सिंपल, बिल्कुल सिंपल। कैसा दिखने में होगा बताती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। और दूसरा जो होगा बच्चों वो क्या होगा, जटिल, यानी कि कंपाउंड, जटिल उपकला उतक, यानी कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। चलो अब कैसे पहचानेंगे मैम कौन सा सिंपल है और कौन सा जटिल वाला है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड वाला। ठीक है, तो देखो ये जो सरल सिंपल वाला एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, इसकी सेल कैसी होगी, चलो डायग्राम बना लेते हैं। इसकी जो सेल्स होती है ना ऐसी होती है, ये एक लेयर ही इसमें सेल की मिलेगी, सिर्फ एक लेयर, इस तरह से। इसमें क्या मिलती है बच्चों, सेल की कोशिकाओं की एक ही लेयर मिलेगी, है ना, एक लाइन ही मिलती है। तो क्या लिखोगे इसके बारे में, इसमें क्या रहता है, इट हैज ओनली वन लेयर ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का एक ही परत होती है इसमें। देखो ये एक ही लाइन मिल रही है ना सेल्स की, ये सब क्या है बच्चों, सेल हैं, कोशिकाएं हैं। तो ऐसा उतक, ऐसा एपिथेलियल या ऐसा उपकला उतक जिसमें सेल की एक ही परत मिलती है, इसमें क्या मिलती है, कोशिकाओं की, है ना, बहुत सारी कोशिकाएं ना, ये इस तरह से लाइन में जुड़ी हुई, ट्रेन का डब्बा बना रही है। इसमें कोशिकाओं की एक परत होती है, एक परत होती है, एक ही लाइन मिलेगी। यहां तक की बात समझ में आई। चलिए अब जटिल को देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स में क्या, जटिल में यानी कि कंपाउंड वाले में क्या होता है। तो इसमें जो लेयर होंगी ना, मोर देन 2, दो से ज्यादा लेयर होती, कैसी होगी, देखो डायग्राम बनाते हैं यहां पर। ये मैंने सेल्स बना ली एक टिश्यू की इस तरह से, है ना, और ये जो सेल हैं इनके ऊपर फिर सेल मिलेगी आपको, एक और लेयर, एक और लेयर मिलेगी। डायग्राम सभी को दिख रहा है ना, ये तो देखो कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर दिखाई, देखो 3 से ज्यादा भी हो सकती है, मोर देन 2 क्या रहेगी, 2 से ज्यादा लेयर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, जटिल उपकला उतक कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में बच्चों, समझ में आया यहां तक सभी को? चलिए तो इसकी जो डेफिनेशन लिखो फटाफट से। इसमें क्या मिलता है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा कोशिकाओं की परत मिलती है, कोशिकाओं की परत मिलती है। समझ में आई बात सभी को, कोई डाउट? ठीक है, तो इट हैज 2 और मोर देन 2 layers of सेल। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। उपकला उतक के 2 प्रकार याद कर लो फटाफट से, सिंपल और कंपाउंड, सरल और जटिल। सरल में एक ही लेयर मिलेगी कोशिका की, कोशिकाएं एक रेल के डब्बे जैसी जमी रहेगी, है ना। और जटिल, जटिल को आप डबल डेकर बस मान लो, है ना, डबल डेकर बस मान लो, और उससे भी ट्रिपल डेकर बस मान लो, तो वो जटिल में कंपाउंड में मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम देखेंगे सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या देखेंगे बच्चों, सिंपल
कहाँ तक हमारी गाड़ी गई है ऊतकों की, कहाँ तक पहुंचे हैं हम? 2 तरह के ऊतक। ऊतक हमने कितने? 4 तरह के देखे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या? एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं, जिसके 2 प्रकार हमने अभी देखे, एक सरल वाला और एक जटिल वाला, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल के टाइप्स देखो, आप सिंपल देखो, बहुत सारे टिश्यू है इसीलिए बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत इजी है, नहीं छोड़ना है, एक बार तो करके जाओ। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, यानी कि सरल उपकला ऊतक। क्या होता है ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हम देख चुके हैं, जिसमें एक लेयर मिलेगी। अब इसके भी प्रकार हैं, इसके भी क्या है बच्चों? टाइप्स हैं। तो कौन कौन से टाइप्स इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बच्चों? चलो लिखो। पहला जो प्रकार पढ़ेंगे हम इसका, वो पढ़ेंगे स्क्वेमस, यानी कि शल्की। शल्की उपकला ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? शल्की। अभी नाम से समझ में नहीं आएगा, पहले याद कर लो। शल्की उपकला ऊतक, स्क्वेमस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, पहला वाला। समझ में आई बात? शल्की क्या होता है आगे बताएंगे, पहले नाम नोट कर लो। दूसरा हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल, यानी कि घनाकार। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे बच्चों, घनाकार उपकला ऊतक। सभी को दिख रहा है अच्छे से? ज्यादा छोटा छोटा तो नहीं हो रहा है ना? दिख रहा है? चलिए, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल या थेलियम टिश्यू। दूसरा प्रकार ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा है मैम? कॉलमनार, यानी कि स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला ऊतक, कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये तो 3 मेन है, 3 मेन है, लेकिन इसके भी प्रकार है जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक, पक्षमाभी स्तंभाकार। देखो इनके नाम अगर आपको टफ लग रहे हैं ना, तो मैं इनको जब समझाऊंगी तो समझने से आपको इनके नाम अच्छे से याद आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। इतना टफ नहीं है, समझोगे तो याद हो जाएंगे। सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। एक हम पढ़ेंगे ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू पढ़ेंगे, यानी कि ग्रंथिल, ग्रंथिल उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। चलो, सभी को नाम याद नहीं हो रहे होंगे ना, बहुत टफ लग रहे हैं मैम, क्या है शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभी, ग्रंथिल, क्या है ये? याद ही नहीं हो रहा है। चलो याद करते हैं, डायग्राम बनाती हूँ, उससे अच्छे से याद हो जाएगा आपको। क्या पढ़ रहे हैं हम? सिंपल। सिंपल मतलब एक ही लेयर होगी, सेल की एक ही लेयर होगी, एक ही परत होती है, लेकिन जो सेल है ना, सेल का साइज अलग अलग टाइप का हो जाता है, शेप अलग अलग। साइज क्या? शेप, यानी कि आकार जो होता है ना कोशिकाओं का, उसके आधार पर ये इतने प्रकार से इनको बांट दिए। तो अगर कोशिका का आकार मतलब सेल साइज इस तरह से चपटा होता है, कैसा होता है बच्चों? इस तरह से होता है, ऐसा होता है, जिसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम है। चपटी, फ्लैट सेल जिसमें होती है, इसमें क्या होती है बच्चों? फ्लैट, यानी कि चपटी कोशिकाएं होती है। इसको डीप में पढ़ेंगे हम, पर अभी याद करने के लिए, नाम याद करने के लिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ। समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा,
किसी भी बच्चे को, ठीक है ना। बुक में आपको ये 3 मिलेंगे, फिर ये इनके सब पार्ट है। ये जो स्तंभाकार है ना, कॉलम वाला है ना, इसके ये 2 पार्ट है। कौन से? एक पक्षमाभी सीलिएटेड और दूसरा ग्लैंडुलर। ये अलग से दिया हुआ है बुक में, टाइप्स में नहीं दिया है, ठीक है। चलो, तो जिनकी कोशिकाएं क्या होती है, देखो एक लेयर तो होगी, लेकिन सेल कैसी होगी? ऐसी। एक ब्लॉक ले लो, एक ब्रिक ले लो, ईंट ले लो, ईंट ही जमी हुई है, ईंट के शेप की अगर होती है, चपटी फ्लैट होती है, तो उस तरह के ऊतक को हम शल्की यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। समझ में आया बात? चलो दूसरे को याद कराती हूँ। घनाकार। घनाकार का मतलब ये है कि इसमें तो घन होना चाहिए मैम। क्या होना चाहिए? क्यूब्स होना चाहिए। तो इसकी जो सेल होती है ना, ऐसी होती, क्यूब जैसी, ऐसी बिल्कुल। स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब शेप होता है इसका, क्यूब, क्योंकि 3D में बना होता है ये ऊतक, है ना। तो घनाकार उपकला ऊतक, याद हो गया नाम? क्यूब के जैसा शेप होता है, इस तरह का क्यूबॉइडल शेप होता है, इसलिए इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए, स्तंभाकार। अब स्तंभाकार का मतलब ये कि स्तंभ होना चाहिए। स्तंभ किसको बोलते हैं? खंबे को बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से इनका शेप होता है, इस तरह से, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है ना, नाभिक ऐसा बनाना, इसका बिल्कुल गोल बनाना, और इसका थोड़ा सा उठा हुआ बनाना। समझ में आई बात? नाम याद करने के लिए बता रही हूँ, अभी डीप में नहीं गए, डीप में हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। तो शल्की चपटी सेल होती है इनकी, इनकी घनाकार होती है, क्यूबॉइडल होती है, इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इनकी स्तंभाकार होती है, स्तंभ के जैसी, खंबे की जैसी लंबी होती है ना। तो ये कॉलमनार एपिथेलियल कॉलम की जैसी होती है, इसलिए। पक्षमाभी स्तंभाकार। अब स्तंभाकार मतलब कॉलमनार तो है, कॉलम तो होना चाहिए, इस तरह से रहेंगे बच्चों ये, लेकिन इनके ऊपर क्या मिलेगा? ऐसे लंबे लंबे रहेंगे, और इनके ऊपर ऐसे सीलिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए क्या मिलेंगे? सीलिया मिलते हैं, है ना, मूव कराने के लिए। तो इन्हें कहेंगे हम पक्षमाभी। और सीलिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? पक्षमाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सीलिया को, अगर आपको सेल याद होगी तो सीलिया को क्या कहते हैं? पक्षमाभ। और फ्लैजेला को हम क्या बोलते थे? कशाभिकाएं, है ना। तो इसीलिए इसका नाम है पक्षमाभी स्तंभाकार, दैट मीन्स सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू या सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ग्रंथिल, ये बिल्कुल अलग ही है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी लिख लो ग्लैंड्स। ये जो पाया जाता है ज्यादातर ग्लैंड्स में पाया जाता है, जहां पर सिक्रेशन का काम होता है ना, जहां पर स्त्रावण का काम होता है, कुछ भी निकालना हो टिश्यू को, है ना, वहां पर ये वाले टिश्यू मिलेंगे। इनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ये जो होते हैं, इनका शेप कहोगे तो इनका शेप देखो, स्तंभाकार भी होते हैं ये, और ऐसे क्यूबॉइडल भी होते हैं। मतलब घनाकार और स्तंभाकार दोनों तरह के ऊतक मिलते हैं किसमें? ग्रंथिल उपकला ऊतक में, ठीक है। यहां तक की बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? शेप से इनके नाम याद कर लो फटाफट, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम शल्की उपकला ऊतक यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और ये कहां पर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, खिचड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक एक करके देख लेते हैं, स्क्वैमस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जो है क्या है? स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियल, अब पूरा नाम चलो लिख ही देती हूँ, एपिथेलियम, नहीं तो तुम रिवीजन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये क्या होता है ना। शल्की उपकला ऊतक, उपकला ऊतक, देखो इसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं बच्चों कि इसकी जो सेल होती है कैसी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा, ऐसा की सेल ऐसी होती है, थोड़ी सी यहाँ से ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी, मतलब फ्लैटन, बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, बिल्कुल चपटी नहीं होती। आप सोचोगे बिल्कुल चपटी होगी, नहीं, थोड़ी सी ये उठी हुई होती है यहाँ से, इस तरह से इसका क्या होता है? शेप होता है। ये क्या है आपका? एपिथेलियल स्क्वैमस यानी कि शल्की। शल्की क्यों बोला ऐसे बच्चों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है ना, इनकी कोशिकाएं चपटी तो होती है, फ्लैट तो होती है, लेकिन थोड़ी सी इरेगुलर होती है, अव्यवस्थित होती है, शल्क जैसा निकल आता है, ऐसा ऐसा शेप निकल आता है, तो इसीलिए इसको शल्की उपकला ऊतक कहते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आई बात? चलिए तो पॉइंट नोट कीजिए। सबसे पहले तो हम हर एक की सेल देख लेंगे कि इसकी जो सेल होती है फ्लैट होती है, फ्लैट सेल यानी कि चपटी
कोशिकाएं होती है इसकी। देखो अगर फ्लैट सेल होगी ना, इस तरह की कोशिका होती है, तो इसका जो नाभिक है ना इस तरह का दिखेगा आपको, एकदम गोल नहीं रहता, ऐसे खिंचा हुआ दिखेगा ऐसा। इसमें जो न्यूक्लियस है ना, एकदम न्यूक्लियस भी फ्लैट हो जाएगा। सेल खिंचाएगी तो न्यूक्लियस भी थोड़ा सा खिंचा जाएगा, एकदम गोल नहीं रहेगा, इस शेप में रहेगा। समझ में आई बात? चलिए यहां तक समझ में आया। अब ये मिलते कहाँ पर है मैम? ये कहाँ पर मिलते हैं बच्चों? तो इनका काम के हिसाब से इनकी जगह डिसाइड होती है। इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या फंक्शन है, इनका कार्य क्या है? ये गैस एक्सचेंज करने में काम करते हैं, डिफ्यूजन में मदद करते हैं। इनका क्या है? डिफ्यूजन करते हैं। डिफ्यूजन सभी को याद आया कि नहीं आया? या फिर क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज करते हैं। कहां पर मिलेंगे? जहां पर डिफ्यूजन करना हो, गैस एक्सचेंज करना हो, विसरण करना हो। जहां पर विसरण यानी कि गैस का विनिमय करना हो, तो कहां पर मिलेंगे ये? इसके हिसाब से इनका जो है अंग डिसाइड होगा कि ये कहां पर मिलेंगे। तो इनके एग्जाम्पल नोट कर लो कि ये आपको कहां मिलेंगे। देखो डिफ्यूजन की, गैस एक्सचेंज करने की जरूरत हमारी बॉडी में कौन से पार्ट में होती है बच्चों? कौन से पार्ट में होती है? देखो एक तो गैस एक्सचेंज का काम हमारे फेफड़े में होता है, लंग्स में होता है, तो लंग्स में मिलते हैं। लेकिन लंग्स में भी कहां पर होता है? एल्वियोली का नाम सुना है ना, वायु कोश का। तो कहाँ मिलेंगे ये बच्चों? वायु कूपिकाओं में, वायु कोश में। आप सभी ने अगर पढ़ा हो तो इस तरह से हमारा जो लंग्स होते हैं, क्या होते हैं? ये हमारे लंग्स होते हैं। और इन लंग्स में ही ऐसी ब्रांच जैसी बनी होती है, और ब्रांच के लास्ट में आपको इस तरह के दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं, वायु कुपिकाएं कहते हैं। जहां से क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन सेल के पास जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ले ली जाती है और फिर वापस बाहर निकाल दी जाती है। अगर आपको याद आ गया हो तो इन्हें क्या कहते हैं? हम एल्वियोली कहते हैं। तो कहां पर मिलते हैं ये? एल्वियोली में, वायु कोश में, वायु कूपिकाओं में। समझ में आई बात? यहां पर मिलते, गैस एक्सचेंज करते, डिफ्यूजन करना इनका मेन काम है, एल्वियोली। ठीक है, इसके बाद और कहाँ मिलेंगे मैम? तो ये आपके जो एसाफोगस है ना वहां पर भी मिलता है। क्यों? डिफ्यूजन वहां भी करना। डिफ्यूजन जहां जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां वहां आपको ये मिलेगा। ब्लड वेसल में डिफ्यूजन की जरूरत और कहाँ पड़ती है? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिनियां हैं वहां पर भी मिलती है। कहां पर मिलता है ये? रक्त वाहिनियों में भी। देखो वहां पर भी डिफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड वेसल्स में भी एक्सचेंज करना होता है। किसका? देखो ब्लड है, ब्लड में टिश्यू तैरते रहते हैं, ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? टिश्यू के पास, तो वहां पर भी मिलेगा। तो दो मेन एग्जांपल है। इसके बाद आप ऐसा फोकस भी लिख सकते हो, आहार नाल में भी मिलता है ये, आहार नाल में भी मिलेगा, वहां पर भी डिफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ऐसा फोकस, सफेगस। ठीक है, तो इनका काम ही डिसाइड करता है। तो मेन फंक्शन क्या है इनका? गैसों का विनिमय करना। क्या है बच्चों? गैसों का विनिमय करना। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़े, याद कर लो, फटाफट से याद करते जाओ, बाद में सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो भूल जाओगे। दूसरा कौन सा था? ये शल की उपकलाओं तक की बात हो गई, स्क्वेमस टप्टी सेल वाले। दूसरे हम पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। चलो नेक्स्ट देखेंगे कौन सा बच्चा? क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। देखो ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूं मैं, हम उतना ही डीप में जाएंगे, उतना ही गोता लगाएंगे जहां पर हमें मोती मिल जाए। ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट देना है, हमें नीड नहीं देना है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू यानी कि घनाकार उपकला उतक। इसको डीप में भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे हम, यही बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें इसका सेल का स्ट्रक्चर हम देख ही चुके हैं बच्चों, कैसा था? इस तरह की सेल्स मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की सेल मिलेगी। क्यूबॉइड इस तरह की सेल्स होती है इसमें। ठीक है, और इनका जो नाभिक है बिल्कुल राउंड बीच में मिलेगा।
समझ में आई बात? चलिए, तो इनके बारे में पॉइंट नोट करो। इनकी जो सेल होती है किस तरह की होती है। देखो, ऊतक में कुछ नहीं पढ़ना, ऊतक में ज्यादातर किस चीजों के बारे में ध्यान रखना है, कोशिकाओं के बारे में ध्यान रखना है, और वो मिलते क्या है और उनके काम। जितने भी ऊतक, जितने भी टिश्यू हम पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें 3 चीज आप याद रखना। एक, उनकी कोशिका किस तरह की होती है, थोड़ा बहुत कोशिका के बारे में पता होना चाहिए। उनका काम क्या होता है ये पता होना चाहिए। और तीसरा, वो मिलते कहाँ पर है, थोड़ा बहुत 2-4 एग्जाम्पल, सब जगह मिलेंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल वो याद रखना। 3 चीजें याद रखना सारे ऊतकों में, और इनके नाम याद कर लेना। ठीक है, चलो, तो इनकी सेल किस तरह की होती है, ट्यूब लाइक सेल्स होती है बच्चों इनकी, यानी कि घनाकार कोशिकाएं होती है इनकी, घनाकार कोशिकाएं होती है। देखो, सभी में मैं डायग्राम में बना रही हूँ, बिल्कुल कोशिकाओं के बीच में, सेल्स के बीच में गैप नहीं है ना, और बिल्कुल एक ही लेयर बना रही हूँ, क्योंकि हम सिंपल भी पढ़ रहे हैं और एपिथेलियल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सभी में मेंटेन करके चलना है, गैप नहीं होना चाहिए और एक ही लेयर होना चाहिए, एपिथेलियल है इसलिए। चलो, सेल की बात हो गई, अब बात करते हैं इनका काम क्या होता है और ये मिलते कहाँ पर है। इनका काम होता है बच्चों सिक्रेट करना और एब्जॉर्प्शन करना, उत्सर्जन करना और अवशोषण करने का काम होता है इनका। क्या करते हैं ये, इनका क्या फंक्शन है, इनका जो फंक्शन है, इनका जो कार्य है वो ये है कि ये क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं और क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है, अवशोषण और उत्सर्जन यानी निकालना, कुछ सिक्रेट करना, कुछ रिलीज करना, कुछ निकालने का काम करते हैं। तो ये उत्सर्जन करते हैं और क्या करते हैं बच्चों, अवशोषण का काम करते हैं। कहाँ पर मिलेंगे इस हिसाब से ये कहाँ पर मिलने चाहिए, तो इनकी लोकेशन कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा 3 चीज याद रखो, कोशिका याद रखो, इनका काम क्या है वो याद रखो, और इनकी लोकेशन यानी कि स्थान हमारी बॉडी में ये कहाँ पर मिलते हैं वो याद रखो, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, नेफ्रॉन में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हुआ मैम, नेफ्रॉन के नलिका वाले भाग में मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे, नेफ्रॉन याद है ना सभी को, क्या होता है, नेफ्रॉन की नलिकाओं में मिलते हैं ये। जो डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, प्रॉक्सिमल ट्यूबल होती है, जो ट्यूब्स होती है, देखो मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए। इधर बोम्यून कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके नलिकाएं ट्यूब स्टार्ट होती है, ऐसे यू शेप बनाते हुए ऐसे ऐसे जाके जाती है ना, है ना। ये हैंडले, लूप ऑफ हैंडले है, ये आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब है ना। ये समीपस्थ नलिका है, समीपस्थ नलिका है, ये आपका लूप ऑफ हैंडले है, हैंडले का लूप है। याद आया कुछ बच्चों को, नेफ्रॉन देखा होगा, नेफ्रॉन कहाँ पर मिलते हैं, किडनी में मिलते हैं, वृक्क में मिलते हैं नेफ्रॉन, जो कि फिल्ट्रेशन का काम किडनी में कौन करता है, नेफ्रॉन ही करते हैं। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई पूछी जाती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन। ये क्या है आपका, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन का ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जितना भी होगा, बोमेन कैप्सूल को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये जितनी भी ट्यूब है ना, ये नलिका है अलग अलग। ये हम पूरा किडनी वाले चैप्टर में जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना, पीसीटी डीटीटी, हाँ वहां पर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या करना होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है। नेफ्रॉन में क्या होता है, पानी का, आयनों का अवशोषण होता है। तो इसीलिए ये ऊतक कहाँ पर मिलेंगे बच्चों, कहाँ मिलते हैं, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, नलिकाओं में ये पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अवशोषण का काम है इनका। और कहाँ मिल सकते हैं मैम ये, तो और मिलेंगे, लिखो, नेफ्रॉन हो गया, और कहाँ अवशोषण, मूत्र मार्ग में, वहां पर सिक्रेशन का काम करेंगे, ये उत्सर्जन का काम करेंगे, है ना। कुछ ऐसे केमिकल्स, म्यूकस वगैरह छोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि जो मूत्र मार्ग है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, बैक्टीरिया फ्री रहे,
यूरेथ्रा, वहां पर भी मिलेंगे। कहाँ पर मिलते हैं, दूसरा नोट करो एग्जाम्पल, पहला तो ये हुआ, दूसरा लोकेशन या एग्जाम्पल है मूत्र मार्ग में, यूरेथ्रा। ठीक है, ये दो दो लोकेशन ही याद रखो, ज्यादा याद नहीं करवाऊंगी मैं, जो इंपॉर्टेंट है वही हम याद करेंगे। तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि घनाकार उपकला ऊतक आपको कहां पर मिलेंगे बच्चों, मूत्र मार्ग में और नेफ्रॉन में। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम, कौन सा, कॉलमनार यानी कि स्तंभाकार, ये कहां पर मिलता है, क्या काम है, किस तरह की सेल्स होती है इसकी। चलो नेक्स्ट टाइप देख लो, ये दूसरा प्रकार था। तीसरा क्या पढ़ रहे हैं हम, भूल तो नहीं गए, मार्ग से भटक तो नहीं गए प्यारे बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं हम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यानी कि सरल उपकला ऊतकों के प्रकार पढ़ रहे हैं, भटक मत जाना, खो मत जाना। टिश्यू इतने है ना तो खो सकते हो, इसीलिए बार बार याद करवाती रहूंगी मैं आप लोगों को। चलो लिखो, तीसरा वाला है कॉलम वाला, कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब मैंने सिंपल नहीं लिखा है, हाँ, कॉलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, पता होना चाहिए कि कॉलमनार यानी कि स्तंभाकार किस में आता, स्तंभाकार उपकला ऊतक। सेल तो हम देख ही चुके हैं किस तरह की कोशिका इसमें पाई जाती है, तो कहोगे मैम कॉलम जैसी, डंडे जैसी सेल्स इसमें पाई जाती है। तो चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, किस तरह का दिखेगा ये इस तरह का दिखेगा, देखो ऐसे, इसकी सेल इस तरह की होती है, ऐसी ऐसी लंबी लंबी डंडे जैसी कॉलम जैसी इसकी सेल बनेगी, और इसका जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, वो नीचे, क्योंकि सेल ऐसे खिंच जाएगी तो नाभिक भी खिंच जाएगा, लेकिन नीचे बैठ जाएगा, वजन के कारण नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा और ऐसा खिंचा हुआ मिलेगा, ऐसा इस तरह से। ये क्या है, इनका नाभिक है। तो ये क्या है, स्तंभाकार का आपका उदाहरण है, ये है आपकी कोशिकाएं, सेल्स, सभी लाइन से देखो, गैप नहीं है, गैप कहीं दिखाई नहीं देगी, उपकला ऊतक पढ़ रहे हैं, कोशिकाएं सेल्स, और कैसी सेल्स है, कॉलम जैसी। ठीक है, समझ में आ गई बात। और इनका नाभिक नीचे मिलेगा और ऐसा खिंचा हुआ मिलेगा, क्योंकि सेल भी खिंच गई है। चलो तो सेल के बारे में नोट कर लो रिवीजन के लिए, बाद में इनकी जो कोशिकाओं का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम लाइक सेल, स्तंभाकार कोशिकाएं होती है इसकी, कोशिकाएं होती है किसकी, स्तंभाकार उपकला ऊतक की। ठीक है, अब इसका काम क्या है, मैंने कहा फंक्शन याद रखो, और सेल का साइज देख लो कैसा है, तो फंक्शन क्या है इसका, ये भी क्या करता है बच्चों, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसका क्या कार्य है, उत्सर्जन करना और अवशोषण करना, उत्सर्जन व अवशोषण, ये भी यही करता है। फिर मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, सेल का डिफरेंस है ना, सेल का दिखने का तरीका। तो ये क्या करती है, सिक्रेशन, सिक्रेशन करती है एंड एब्जॉर्प्शन करती है ये सेल, और ये ऊतक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई। अब ये कहाँ मिलेंगे, देखो अवशोषण वो भी कर रहे थे, अवशोषण ये भी कर रहे हैं, लेकिन अंतर क्या पड़ जा रहा है, साइज में सेल थोड़ी लंबी खिंच गई है, तो ये वहां पर मिलेंगे। याद करने का एग्जाम्पल, याद करने का तरीका बता रही हूँ, ये वहां पर मिलेंगे जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्प्शन करना हो, बहुत ज्यादा ज्यादा और ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि हमारा क्या इंटेस्टाइन, आंत में ज्यादा अवशोषण, खाना में जो भी जितना भी बना है, फैट प्रोटीन विटामिन जो भी हमारी स्टमक में बना है, लास्ट में फैटी एसिड, इनको सबको एब्जॉर्ब करना, तो वहां पर मिलता है क्या, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो काम इसका वही है सेम, लेकिन थोड़ा सा एडवांस समझ लो, थोड़ा सा बड़ा समझ लो। तो क्या मिलेगी, इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी बच्चों, कहाँ इसकी जगह मिलेगी, लोकेशन यानी कि स्थान कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर पाया जाएगा ये टिश्यू, तो जल्दी से नोट करो, कहाँ पर मिलेगा, इंटेस्टाइन और स्टमक में। सिक्रेशन, स्टमक में बहुत ज्यादा सिक्रेट होते हैं एंजाइम्स और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का सिक्रेशन करना वहां, और एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन, हमारी आंत में, बड़ी आंत छोटी आंत वहां पर मिलते हैं। ठीक है, तो स्टमक, स्टमक और कहां पर, इंटेस्टाइन, लाइनिंग में, वहां पर क्या करेंगे, ये वहां पर क्या करना है इनको, इंटेस्टाइन में ये अवशोषण का काम करेंगे हमारी आंत में। पहले तो हिंदी में लिख लो, अमाशय में, अमाशय व आंत में मिलते हैं। तो देखो अमाशय में तो ये क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, जो भी एंजाइम जरूरत पड़ रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्सर्जन करना। वो ऑक्सेंटिक सेल्स कहाँ पर मिलेगी, यहीं कहीं इन्हीं टिश्यूओं में मिलेगी। जब हम स्टमक और अमाशय पढ़ेंगे तो उसमें और इनको एक बार रिकॉल कर लेंगे, है ना। ठीक है, वहां पर मिलते हैं। और लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए ये स्तंभाकार उपकला, उतक, विलाई, जी हाँ मिल सकते हैं। विलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें अगर होगा तो वहां भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। चलिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट टाइप हम कौन सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसका हम क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। चौथा प्रकार कौन सा था, जो कि स्पेशल टाइप का टिश्यू था। 3 मिलेंगे, बहुत सारी बुक में ये 3 मिलेंगे, इनके सब टाइप। ये कॉलम वाले के टाइप पढ़ रहे हैं, ये समझ लो कि हम कॉलम वाले के टाइप पढ़ रहे हैं। चौथा टाइप जो कि आपका क्या है बच्चों, सीलिएटेड, सीलिएटेड, पक्षमाभ, है ना, पक्षमाभी, उपकला, उतक, उपकला, उतक, सीलिएटेड एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये पूरा स्तंभ वाले जैसा ही होता है। चलो डायग्राम बना लो ताकि दिमाग में घुस जाए। डायग्राम बनाओ, इस तरह से कॉलम वाला ही मिलेगा ये। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, एक चीज आ जाएगी इसमें, बिल्कुल क्या आ जाएगा, सीलिया लग जाएगा इनके मूवमेंट के लिए। क्या लग जाता है बच्चों, ऐसा 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 स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया याद है ना, सेल में सीलिया बनाते थे हम, ऐसे छोटे छोटे बाल जैसे, हेयर जैसे स्ट्रक्चर बनाते थे, वही सीलिया इनके ऊपर भी मिलता है, इनकी सेल के ऊपर मिलता है, इसीलिए इनको सीलिएटेड पक्षमाभी उपकला उतक कहते हैं। चलो इनकी सेल के बारे में लिख लो, कैसी सेल होगी, है ना, ये सीलिएटेड है, सीलिएटेड सेल, यानी कि पक्षमाभी कोशिकाएं मिलेगी इनमें, इसीलिए इनको इसका नाम रखा गया है ऐसा, कोशिकाएं। समझ में आई यहाँ तक की बात। चलो सेल के बारे में लिखो, तो इनकी सेल कैसी होती है, सीलिएटेड होती है, कॉलमनार सीलिएटेड सेल होती है। कैसी कोशिका होती है बच्चों इनकी, इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, पक्षमाभी होती है, जिसमें सीलिया होता है, पक्षमाभ होता है। पक्षमाभी स्तंभाकार होती है, स्तंभाकार होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इनका काम क्या होगा मैम, फंक्शन देखते हैं हम हर इसका। चलो फंक्शन देख लो, इसका कार्य देख लो क्या है। देखो इसमें सीलिया है, इसमें क्या है बच्चों, सीलिया है। तो सीलिया है तो ये वाले जो ऊतक वहां मिलेंगे जहां किसी चीज को आपको एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में भेजना हो, है ना, मूवमेंट कराना हो, किसी का भी मूवमेंट कराना हो एक डायरेक्शन में, एक से दूसरे डायरेक्शन में भेजना हो, लुढ़काना हो किसी चीज को हमारी बॉडी के अंदर, है ना, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब सभी ने पढ़ी होगी, रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ट्यूब्स होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। वहां पर आपने बाल जैसे स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो वहां पे जो अंडाणु आता है ना, अंडाणु को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यही सीलिया तो है, यही टिश्यू वहां मिलते हैं। तो समझ में आई बात, इनका क्या फंक्शन हुआ, इनका कार्य क्या हुआ, दे परफॉर्म मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का एनी डायरेक्शन में मूवमेंट कराना हो पार्टिकल्स का, है ना, टू मूव पार्टिकल्स फ्रॉम
वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन इन द बॉडी। हमारे भी शरीर में कहीं पर भी कणों का कोई सा भी कण हो सकता है। यहाँ मैंने अंडाणु का एग्जाम्पल ले लिया, ओवल का ले लिया। इनको गति करवाना हो, किसी भी दिशा में भेजना हो, तो वहां पर मिलेंगे ये वाले। तो ये क्या करते हैं, ये किसी कण को एक दिशा से कण को एक दिशा से दूसरी दिशा में भेजने का काम करते हैं, में भेजने का कार्य करते हैं। तो कहाँ मिलेंगे ये, एक तो मैंने बता ही दिया है आपको, फैलोपियन ट्यूब में मिलेंगे मैम। कहाँ है इनकी लोकेशन बच्चों, स्थान कहाँ पर है हमारी बॉडी में, कहाँ मिलेंगे ये स्थान, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में। और कहाँ मिल सकते हैं, और कहाँ मिल सकते हैं बच्चों ये, इसके अलावा ये ब्रोंकियोल्स में भी मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, ब्रोंकियोल्स में। पहला एग्जाम्पल, दूसरा लिखो, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में भी ये मिलेंगे। हिंदी में भी इसे ब्रोंकियोल ही कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स कहाँ पर मिलती है, ये छोटी छोटी ब्रांच जो होती है ना हमारे फेफड़े के अंदर, हमारे फेफड़े की जो मेन जो दो नली आती है वो फिर बाद में छोटी 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 नलियों में डिवाइड हो जाती है, उन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। वहां पर भी मिलते हैं ये। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया इनके फंक्शन। देखो छोड़ रहा मत, ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। और इतना तो आप लोगों को हमारी बॉडी के टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे ना, अंग पढ़ेंगे, वहाँ पर इनके नाम कभी कभी आ भी गए ना तो सिर के ऊपर से चला जाएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना है, इसलिए हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, नहीं तो पिछली बार मैंने टिश्यू नहीं पढ़ाया था। ठीक है, चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, सीलिएटेड। अब लास्ट वाला जो है सिंपल में बच्चों, वो हम ग्रेन्युअल, ग्लैंड्यूल, ग्रंथिल, ग्रंथिल, उपकला, उतक, ये आपको ग्रंथियों में मिलते हैं, नाम से पता चल रहा है। ग्लैंड्यूलर, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, चलो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है, ये कहाँ पर मिलेंगे, सब हम देखते हैं। तो ग्लैंड्यूलर जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये आपका जो स्तंभाकार ऊतक है ना, कॉलमनार टिश्यू है ना, उसका ही क्या है, एक स्पेशल वर्जन है। उसमें क्या होती है, जो सेल्स होती है, देखो इस तरह से सेल्स होती है। हमने क्या देखा था कॉलम वाले में मैम, इस तरह से सेल्स होती है, इस तरह से सेल, एक सेल मैंने छोड़ दी है क्योंकि मुझे ग्लैंड बनाना है। समझ में आ गई बात, इस तरह से सारी सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जो एक सेल है ना, इसकी जो एक सेल है, एक सेल क्या कर लेती है, सिक्रेशन का काम कर देती है। ये सारी सेल अपना काम करती रहेंगी, जो इनका काम है, जो कॉलम वाले का काम है वो ये करती रहेंगी, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन करती रहेगी। लेकिन एक सेल क्या बन जाएगी, इस तरह का शेप इसका बन जाता है, इस तरह का, ऐसे ग्लोबलेट के जैसा शेप बन जाता है इस तरह से। ये ग्लोबलेट, इसको ग्लोबलेट सेल कहते हैं। और ये क्या करती है, सिक्रेशन का काम करती है ना। तो ऐसे स्तंभाकार ऊतक जो उत्सर्जन करने के लिए, विशेष रूप से उत्सर्जन करने के लिए बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रंथिल। मतलब ग्रंथि टाइप के वो वर्क करने लग जाते हैं, मतलब सिक्रेशन करते हैं, निकालना, कुछ भी पदार्थ निकालना, म्यूकस निकालना,
और जो एंजाइम निकालना, हार्मोन्स निकालने का काम शुरू कर देते हैं, उन ऊतकों को ग्रंथिल उपकला ऊतक कहते हैं। इसमें एक सेल जो है इस तरह की बन जाती है, इसे हम ग्लोबलेट सेल कहते हैं। ये क्या है? इस सेल का नाम ग्लोबलेट सेल, ग्लोबलेट कोशिका कहा जाता है इसे, ग्लोबलेट। अब ग्लोबलेट कोशिका देखो, इसका नाम अगर जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा ना, अभी याद हो जाएगा, अभी फटाफट से ग्लोबलेट का नाम तुम लोगों को याद हो जाएगा। वाइन का ग्लास होता है ना, उसके जैसा शेप हो जाता है, और वाइन के ग्लास को कहते हैं ग्लोबलेट। क्या कहते हैं? जिसे वाइन पीते हैं उस ग्लास का शेप होता है, उस शेप का नाम है ग्लोबलेट, इसलिए इस कोशिका का नाम रख दिया ग्लोबलेट। सारी सेल तो नॉर्मल है, सारी कोशिकाएं बिल्कुल नॉर्मल है, जैसी होनी चाहिए वैसी है, लेकिन एक सेल क्या बन गई? ग्लोबलेट जैसा शेप बन गया और सिक्रेशन करने लग गई, उत्सर्जन करने लग गई, तो इसे कहते हैं हम ग्लोबलेट सेल। ये क्या है? ग्रंथिल उपकला ऊतक के अंतर्गत आता है। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे बच्चों? इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि इसमें जो कोशिकाएं होती है, ऐसा उपकला ऊतक, ऐसा उपकला ऊतक जो कि हार्मोन्स या जो भी रस उन्हें सिक्रेट करना हो, जूस, ऐसा उपकला ऊतक जो कि हार्मोन्स या रस निकालने के लिए विशेषीकृत हो जाता है, विशेषीकृत हो जाता है। अभी विशेषीकृत वर्ड क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा, विशेषीकृत का मतलब ये है कि वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। उसे कहते हैं ना, किसी को एक काम बार 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 करवाओ तो वो उस काम में पारंगत हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, विशेषीकृत हो जाता है, फिर उस काम को वो इतना अच्छे से करता है, इतना फास्ट करता है ना, तो वही बात हो गई। तो ऐसा उपकला ऊतक और उपकला ऊतक, और इसमें हमने देखा था, इसमें क्या देखा था कि कॉलम वाला भी होता है और कहीं कहीं पर क्यूबॉइड स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखो, इट इज अ स्पेशलाइज्ड कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू फॉर सिक्रेशन। ऐसा एपिथेलियल टिश्यू कॉलमनार भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है, जो कि किसके लिए स्पेशलाइज्ड हो गया है? सिक्रेशन के लिए। अब हार्मोन सिक्रेट करेगा, जूस निकलेगा, एंजाइम निकालेगा, कुछ भी निकालेगा, उस तरह के ऊतक को हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। और ये जो है, ये देखो, ये क्या कॉलम वाला भी हो सकता है, कॉलम वाला यानी कि स्तंभाकार, स्तंभाकार भी हो सकता है, या फिर क्यूबॉइडल भी हो सकता है। इस तरह से देखो, ये शेप थोड़ा सा सेम बन गया है, तो ठीक कर लो, ये लंबा बनाओ, और ये क्यूबॉइड यानी कि घनाकार भी हो सकता है। ये दोनों तरह का हो सकता है, दोनों शेप के हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर घनाकार मैंने यहाँ पर स्तंभाकार बना दिया है। ठीक है, समझ में आई इसकी डेफिनेशन? चलिए, अब ये मिलता कहाँ है? ये दो तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है बच्चों? दो तरह का। चलो इसके टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। क्या मतलब है इसका? चलो देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था, इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसा वाला जिसमें ग्लोबलेट सेल मिली थी, ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ समथिंग स्ट्रक्चर उसका बन गया था, ऐसा है ना, वो सेल का। और बाकी सेल क्या थी? नॉर्मल थी। तो जिसमें ऐसा ग्रंथिल उपकला ऊतक जिसमें सिर्फ एक ही सेल किसमें कन्वर्ट हुई हो? ग्रंथि में परिवर्तित हुई हो, सिर्फ एक ही सेल, जैसे कि ग्लोबलेट सेल का एग्जांपल मैंने बताया था, ग्लोबलेट सेल, ग्लोबलेट कोशिका का उदाहरण मैंने बताया था। है ना, तो ये इसमें सिर्फ एक ही सेल है, वन सेल,
ग्लैंड में परिवर्तित हो गई है, सिक्रेशन का काम करने लगी है, निकालने का काम करती है। बाकी सारी सेल नॉर्मल है, तो एक सेल अगर सिक्रेशन करती है, उत्सर्जन करती है, तो उसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय। सिर्फ एक कोशिका ही उत्सर्जन का काम करती है। और जिसमें जिसमें देखो, इसका डायग्राम भी बना लो इस तरह से। मान लो एक ग्लैंड है, ये क्या है, ग्लैंड है। ये क्या है बच्चों, ग्लैंड है, यानी कि एक ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि में क्या होगी, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब मैं क्या बना रही हूँ, क्यूबोइडल वाली बना रही हूँ, घनाकार बना रही हूँ। अभी यहाँ पर स्तंभाकार है, यहाँ पर घनाकार बना रही हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी सेल मिलेंगी, और ये सेल क्या करेगी, सारी सिक्रेशन का काम करती है। सारी क्या कर रही है, सिक्रेट कर रही है, निकाल रही है। तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं उत्सर्जन कर रही हैं, बहुत सारी सेल क्या कर रही है, सिक्रेशन का काम कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टी सेल्युलर, बहुकोशिकीय ग्लैंडुलर है, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपक, उतक। समझ में आया, एक कोशिका और बहुकोशिका के बारे में। अब ये कहाँ मिलेगा मैम, और ये कहाँ मिलेगा, चलो इसके बारे में लिख लो। ये जो मिलता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल नोट करो, ये कहाँ मिलता है एग्जाम्पल, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, मुंह से लेकर एनस तक की पूरी लेंथ है ना, वहां पर ये मिलते हैं। क्या करते हैं ये म्यूकस निकालते हैं, श्लेष्मा। म्यूकस की जरूरत पड़ती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिनको नहीं पता डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। म्यूकस निकालते हैं, श्लेष्मा निकालते हैं। ये क्या करता है, म्यूकस म्यूकस यानी कि श्लेष्मा निकालता है, श्लेष्मा म्यूकस निकालने का काम करती है। और ये कहाँ मिलेगी, एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल में, आहार नाल। चलो सेल हो गई, सेल डिस्कस कर लिया। लोकेशन देख लेते हैं। फंक्शन तो सभी को पता है, सिक्रेशन का काम है, उत्सर्जन करने का काम है, सभी में यही तो पढ़ रहे हैं। चलो इसका एग्जाम्पल लिखो। ये कहाँ मिलेगा मैम, ये स्लेवरी ग्लैंड, जितने भी हमारा जो स्लेवरी ग्लैंड है ना, वहां पर मिलेगा। स्लेवरी ग्लैंड में मिलता है, ठीक है। मुंह के अंदर इस तरह का टिश्यू आपको मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाए, यहां तक किसी को डाउट। स्लेवरी ग्लैंड सभी को पता है, जो लार ग्रंथि है ना, सलाइवा रिलीज करती है, जहां से सलाइवा निकलता है, लार ग्रंथि लिख लो हिंदी में, अगर आपको स्लेवरी याद नहीं रहे तो। लार ग्रंथि में ये मिलेगा। यहां तक किसी को डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे जितने भी सिंपल वाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब कंपाउंड पे आते हैं, मतलब जटिल वाले पे। जटिल वाले का स्ट्रक्चर तो हम देख ही चुके हैं, मिलते कहाँ हैं वो नोट कर लो, उसके टाइप्स हम नहीं पढ़ेंगे। चलो कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा डिप में नहीं जाएंगे। सिंपल हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गए हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पे, यानी कि जटिल कौन सा है, ये दूसरा प्रकार एपिथेलियल का, उपकला का। जटिल उपकला उतक, मैंने बताया इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, सभी को याद है, फटाफट से रिकॉल कर लो। इसमें भी बहुत सारी लेयर मिलेंगी सेल की, ऐसे ऐसे ऐसे, मल्टी लेयर होता है ये सेल का, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर मिलेगी इसमें। अब देखो इसका काम हम देखते हैं। देखो ये क्या है, थोड़ा मोटा है ये टिश्यू, क्या है जो सिंपल वाला ना, उससे थोड़ा क्या है बच्चों, मोटा है। अब मोटा है तो ये वहां मिलना चाहिए जहां पर ये स्ट्रेस झेल सके, जर्क झेल सके, कहीं से धक्का लगे तो वहां पर ये बिल्कुल सपोर्ट की तरह खड़ा हो जाए, प्रोटेक्शन करने लग जाए, वहां मिलेगा क्या, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, वहां मिलते हैं। और ये क्या होते हैं, थोड़े से लेयर ज्यादा होती है तो थोड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं, है ना। तो इनके सेल के बारे में तो सभी को याद ही है कि सेल क्या होती है, मल्टी लेयर वाली सेल होती है, बहुपर्ती कोशिकाएं होती हैं इसमें। अब वो कोशिकाएं क्यूबोइडल भी हो सकती है, स्तंभाकार भी हो सकती है ना, किसी भी शेप की हो सकती है, पर होगी मल्टी लेयर, बहु
परतीय, बहुपर्तीय कोशिकाएं मिलेंगी इसमें। चलो इनका फंक्शन देख लो फटाफट से, क्या फंक्शन है इसका, कार्य क्या है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये जर्क से बचाता है, स्ट्रेस। इट प्रोवाइड सपोर्ट अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब रसायनों से, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल, हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं, रिलीज होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं कहीं कहीं पर, उनसे, और जर्क जो धक्का लगता है या कहीं से भी बॉडी को धक्का लगता है उससे प्रोटेक्शन करते हैं ये, है ना, उससे क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो क्या लिखोगे, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस। ठीक है, ये रासायनिक व भौतिक स्ट्रेस, स्ट्रेन, बल, बल समझ लो, भौतिक बल से सहायता करते हैं। तो कहाँ मिलेंगे, है ना, फंक्शन के ऊपर ही हम इनकी लोकेशन याद करते हैं। तो कहाँ मिलेंगे बच्चों, ये लोकेशन देखो, बताओ कहाँ मिलेंगे, किसी को याद हो तो सो मत जाओ क्लास में। देखो ये क्या करते हैं, केमिकल और फिजिकल स्ट्रेस से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये ज्यादातर बच्चों वहीं मिलेंगे जहां छेद होते हैं, जैसे कि हमारा मुंह, बैक्टीरिया जाते हैं ना, तो केमिकल जाता है, बैक्टीरिया जाता है, उससे मदद करते हैं, वहां मिलेंगे, है ना। कॉर्निया हमारी आंख, आंख से भी धूल मिट्टी जाती है, तो केमिकल और फिजिकल स्ट्रेट, फिजिकल स्ट्रेट यानी कि भौतिक जो दबाव है, बल है, वो तो हमारी आंख में नहीं है, लेकिन गंदगी आती है, तो केमिकल स्ट्रेस से बचाएंगे, ये आपको रसायनों से बचाएंगे। ठीक है, जितने भी ओपनिंग एरिया है ना, कान, नाक, बकल कैविटी, है ना, वहां पे कॉर्निया, सब दूर ये मिलते हैं। तो इनका एग्जाम्पल लिखो, लोकेशन लिखो बच्चों। क्या लिखोगे इनकी लोकेशन, ओपनिंग वाले, छेद वाले एरिया में ये मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं पहले लिख देती हूँ, ओपनिंग एरिया ऑफ बॉडी, यानी कि छेद वाले स्थानों पर मिलते हैं, स्थानों पर मिलते हैं। अब कहाँ कहाँ छेद है, सभी में मिलेंगे, ये नाम लिख लो कहाँ कहाँ। बकल कैविटी, मुंह खोला, ये क्या है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, बकल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो बकल कैविटी, बकल कैविटी में मिलेंगे। मुख गुहा इसे कहा जाता है, मुख गुहा, मुख गुहा में मिलेंगे केमिकल से बचाने के लिए, है ना। और हम खाना भी चबाते हैं, कभी कभी तो ऐसा खाना खा लेते हैं, बहुत कड़क रोटी खा लेते हैं या कड़क चीज खा लेते हैं, तो वो इधर उधर प्रेशर डालती रहती है हमारे मुंह में, बकल कैविटी में। यहाँ पर भी, यहाँ से निगल लिया, पता चला कि कड़क रोटी खाई, चबाई नहीं, यहाँ से निगल ली, तो वहां पर भी प्रोटेक्शन करेंगे ये। स्ट्रेस कौन सा, फिजिकल, फिजिकल जो हम खाना खा रहे कड़क वाला खा लिया वो फिजिकल हो गया, और बैक्टीरिया गंदगी आ गई वो केमिकल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, हाँ नोज में भी मिलेंगे, क्यों नहीं, नोज में भी। चलो बकल कैविटी लिखो। दूसरा कॉर्निया, हमारी आंख, कॉर्निया। चलो है मतलब बात, बच्चे क्लास में है ना, पढ़ रहे हैं, सोए सोए ना पढ़ो, जगते जगते पढ़ो। बकल कैविटी हो गया, कॉर्निया हो गया, और कहां पर, नोज भी लिख सकते हो, और वेजाइना, यहाँ पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आते हैं, यहाँ पर केमिकल रूप से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना, वेजाइना में। चलो तो ये क्या हो गए बच्चे, एग्जाम्पल्स हो गए, कहाँ कहाँ मिलेंगे, आंख, कान, नाक, मुंह, वेजाइना, यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलो किसी को डाउट है इसमें, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में,
ऐसा फोकस में भी मिलता है ये थोड़ा बहुत, पर वो मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो और ज्यादा। ठीक है, चलो कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंची है एक बार इनको भी देख लो, है ना। एक बार डायग्राम से देख लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ये स्क्वायर मैश है, ये क्या है बच्चों, शल्की, ये आपका शल्की है। शल्की उपकला होता कि ये एपिथेलियल टिश्यू के टाइप है ना। एपिथेलियल जो हमने पढ़े सिंपल वाले, ये घनाकार है, देखो सेल सारी क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। लेयर सभी में एक ही मिलेगी, लेयर सभी में एक मिलेगी। इसका स्ट्रक्चर चपटा है, फ्लैटन है, और ऊपर से सेल ऐसे गुंबद बनाते हुए है। इसकी क्यूबॉइडल है, क्यूब का शेप है, घनाकार है ये घनाकार वाला हो गया। ये क्या पड़ा था, कॉलम वाला। अब देखो एक सेल नहीं होती है, बहुत सारी सेल, देखो ये सब सेल ऐसे खचाखच भरी पड़ी है, कहीं जगह नहीं है। ये क्या है आपका स्तंभाकार, स्तंभाकार। चलो ये सीलिएटेड, देखो इसमें सीलिया, पक्षमाभी, ये क्या है बच्चों, पक्षमाभी, पक्षमाभी। ठीक है, हो गए याद, आगे बढ़ जाते हैं, साथ साथ याद भी करते चलो। कहाँ तक हमारी गाड़ी पहुंची है, हमने कहाँ पर पहुंचे हैं, हमने डिस्कस करे बच्चों सारे सारे। अभी तक हम एपिथेलियल टिश्यू ही पढ़ रहे हैं, उपकलाओं तक बहुत सारे थे, अब नहीं मिलेंगे इतने सारे, आप टेंशन मत लेना कितने पढ़े मैम, तो अब नहीं मिलने वाले हैं। अब हम आते हैं किस पर, कनेक्टिव टिश्यू पर। हाँ, इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गई ना, वो नोट कर लो। वो ये है बच्चों कि ये जो है ना उपकला ऊतक, देखो जो टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू की शुरुआत कहाँ से हुई है। चलो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, 5 किंगडम में पढ़ा चुकी हूँ, 5 जगत वर्गीकरण में पढ़ा चुकी हूँ, कौन से जगत से टिश्यू की ऊतक की शुरुआत हुई है। सब कमेंट सेक्शन में जो भी बच्चे क्लास में, सब मुझे लिखे, सब पढ़ चुके हैं, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, कहाँ से हुई है ये बताओ। इसके अलावा ये जो अलग अलग टिश्यू है ना, ये अलग अलग जर्मिनेशन लेयर यानी कि जनन परतों से मिलकर बने होते हैं, कौन कहाँ से वो नोट कर लो। आपका जो उपकला ऊतक है वो मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों याद है किसी को, भूल गए सब, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बीच में से मत पढ़ना, स्टार्टिंग से क्लासेस अटेंड करा करो। मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तीनों से बनते हैं। बहुत सारे एपिथेलियल उपकला ऊतक कहाँ से बनेंगे, मेसोडर्म से बनेंगे, इसमें से कुछ एक्टोडर्म से बन जाएंगे। हाँ रघुराज सिंह, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी डाउट हो तो बुक तो रखा करो यार, पढ़ रहे हो तो एक बुक रख लो, कभी आपको डाउट लगे कि मैडम ने गलत पढ़ा दिया है ना, चेकआउट करने के लिए। ठीक है, एक सपोर्ट के लिए बुक आप ले सकते हो, अदरवाइज जो मैंने पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट। ठीक है, चलो मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म से कहीं से भी बन सकते हैं उपकला ऊतक। अब कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में लिख लो जल्दी से। कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं आपके मेसोडर्म से। कहाँ से बनते बच्चों, मेसोडर्म से बनेंगे। मेसोडर्म से बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मिजोडम या मेसोडम बोल दो, मिजोडम या मेसोडम। और मसल जो है ना, मसल टिश्यू, ये भी मिजोडम से बनते हैं। ये 3 लेयर ऐसी होती है जो भ्रूण में पाई जाती है, और इससे ही सारे हमारे अंग बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, सब कुछ इनसे ही बनता है, 3 लेयरों से, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मोनेरा से, हाँ प्रशांत, मैंने जितना पढ़ाया सब पानी में बहा दिया। मोनेरा से टिश्यू स्टार्ट होते हैं, कहाँ मिला था मोनेरा में टिश्यू, हाँ मोनेरा, और मोनेरा कहाँ से आ गया, एनिमल की बात कर रही हूँ मैं, हाँ एनिमल किंगडम, 5 किंगडम नहीं, एनिमल में फाइलम जो हमने पढ़े थे ना, कौन से फाइलम से प्रशांत वो बताओ, फाइलम का नाम बताओ। ठीक है, चलिए मेसोडर्म हो गया, ये भी मेसोडर्म से बनेगा। कौन से फाइलम यानी कि संघ से, जंतु जगत के कौन से जंग से टिश्यू की शुरुआत हुई, संघ से, जंग से नहीं, मिजोडम। और ये बनता है एक्टोडम से, एंडोडम से, एंडोडम, एक्टोडम, एक्टोडम। ठीक है,
ये याद होना चाहिए। 5 किंगडम मत बताओ, दूसरा बताओ, एनिमल वाला। चलिए, तो हमारा उपकला तक कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू भी, ज्यादा देर नहीं करते, लंबी क्लास हो जाएगी, नहीं तो तुम लोग फिर बोर हो जाते हो। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, क्या काम है इसका? सेल देखें, काम देखें, क्या देखें? सबसे पहले मैम सेल की बात करते है ना। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले सेल देख लेते हैं, ठीक है। इसकी सेल कैसी होती है? तो जितने भी ऊतक है सभी में सेल ही पढ़ना है। तो इसमें आपको जो सेल मिलेगी, इस टिश्यू का स्ट्रक्चर मैं आपको बना देती हूँ। इस तरह का ये मान लो एक टिश्यू है। इस टिश्यू में बहुत सारी सेल्स मिलती है, एक सेल नहीं होती है। अगर इसको याद करना हो तो ब्लड से कंपेयर कर लेना। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है, और ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल मिलती है ना। प्लाज्मा मिलती है, डब्ल्यूबीसी मिलती है, आरबीसी मिलती है, फ्लूइड मिलता है, सब मिलता है। तो इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारी सेल मिलेंगी। कुछ ऐसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी, कुछ गोलाकार होंगी, कुछ ऐसे शेप की होंगी, कुछ ऐसी होंगी। सेल मिलती है, क्या मिलती है? बहुत सारी सेल मिलती है। एक सेल का कॉम्बिनेशन नहीं है ये, सेल्स, ये सब क्या है? सेल है, ठीक है। कौन कौन सी सेल है सभी के नाम बताऊंगी। और क्या मिलेगा बच्चों इसमें? फ्लूइड भरा हुआ, जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, अधात्री कहते हैं हिंदी में, वो मिलता है। और क्या मिलते? और क्या मिलेगा? रेशे मिलते, तंतु मिलते हैं, इलास्टिन और कोलेजन मिलते हैं। इस तरह से ये या फिर ऐसे। ये डायग्राम सभी को दिख रहा है? ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? बड़ा करूँ क्या? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती है। अब चलो सेल लिखो, कौन कौन सी सेल इसमें मिलती है। इसमें जो सेल मिलेंगी, मेन जो सेल होती है उनके नाम लिख लो। लिम्फोसाइट, माइक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट। लिम्फोसाइट्स, इनके काम हम अलग देखेंगे। लिम्फोसाइट मिलती है, माइक्रोफेज मिलती है। माइक्रोफेज का काम क्या होता है? निगलने का, जो भी अनवांटेड चीज सेल में आ जाती है ना उसको निगलने का माइक्रोफेज का काम है। माइक्रोफेज। और क्या मिलता है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम होता है बच्चों? देखो फंक्शन नहीं लिखा रही हूँ, बस ऐसे ही याद देख लो, लिख लेना कॉपी में कहीं ना कहीं। फाइब्रोब्लास्ट ये ना फाइबर्स बनाती है। फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है? हाँ, ब्लड जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है? फाइबर बनाना, तंतु बनाने का काम होता है इसका। ये क्या करती है? फाइबर्स बनाती है। चलो लिख ही लो, फाइब्रोब्लास्ट क्या करती है? फाइब्रोब्लास्ट का काम है बच्चों क्या बनाना? फाइबर्स बनाना, तंतु बनाना। ये क्रिएट करती है फाइबर्स। अब दो तरह के फाइबर मिलेंगे इस टिश्यू में। ये पूरा एक टिश्यू का डायग्राम है ना, ये पूरा एक टिश्यू है। क्रिएट फाइबर्स, है ना, तंतु बनाती है। कौन कौन से तंतु बनाती है? फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिन और कोलेजन। इलास्टिन, पहला इलास्टिन, और दूसरा है कोलेजन। ठीक है, ये दो तरह के फाइबर, ये जो है ना, ये दिख रहा है आपको ऐसा ब्रांच वाला, ये इलास्टिन है, और दूसरा क्या है? कोलेजन है। ये जो है ना, ये वाला, ये जो मैंने बनाया है ना, ये कोलेजन है। कोलेजन, कोलेजन का काम क्या होता है? ये स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति प्रदान करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है कोलेजन बच्चों? स्ट्रेंथ, है ना, मजबूती प्रदान करता है।
मजबूती प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों जो बने हैं ना, तंतु बने, फाइबर बने, ये किसकी मदद से बने? फाइब्रोब्लास्ट की मदद से बने हैं। तो ये मोटा वाला कोलेजन है और ये जो शाखा वाला ना, ब्रांच वाला ऐसे जड़े टाइप का निकला हुआ है, ये क्या है बच्चों? इलास्टिन है। इसे क्या कहते हैं? इलास्टिन। इसका काम क्या होता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिन, इलास्टिसिटी, नाम से ये इलास्टिसिटी, तन जाएगा इस तरह से। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी लिख लो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तन जाता है, इलास्टिक हो जाता है, मतलब जर्क झेल सकता है, तन जाएगा जहां जरूरत पड़ेगी इसकी वहां, ठीक है। तो ये पूरा कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, जिसमें क्या मिलती है? बहुत सारी सेल मिलती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। नाम कुछ के लिखे हैं मैंने, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, और इसके अलावा इसमें इलास्टिन, कोलेजन मिलता है, और ये मैट्रिक्स है, इसका भी नाम लिख लो। ये क्या है बच्चों? मैट्रिक्स, अधात्री कहते हैं इसे, अधात्री। लिक्विड जैसा, जेली जैसा स्ट्रक्चर भरा रहता है, वो मिलता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब कनेक्टिव टिश्यू के हमने सेल की बात कर ली, अब फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है इसका बच्चों? चलो फंक्शन पे आते हैं। तो ये क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है मैम, ये तो है ना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इस टिश्यू के माध्यम से, इस ऊतक के माध्यम से कोशिका से कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, सब एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ने। तो ये जोड़ने का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, कनेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन लिख लो। हर एक टिश्यू का फंक्शन, लोकेशन और एग्जाम्पल देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी देखो क्या फंक्शन है इसका, क्या कार्य है? प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है ये? है ना, कनेक्शन बनाता है, किसके बीच में? प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स के बीच में। ये क्या करता है? अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ता है, जोड़ने का काम है। कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ता है, दूसरे से जोड़ता है। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? क्या काम करता है? कनेक्शन का काम करता है, जोड़ने का काम, ठीक है। हाँ, ऑल दी बॉडी पार्ट्स, इसीलिए तो मैंने लिखा सेल, टिश्यू और ऑर्गन, यानी कि ऊतक, कोशिकाएं और क्या छूट गया? अंग, सभी को जोड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। चलो इसके टाइप्स देख लेते हैं अब हम। देखो इसके टाइप्स देखेंगे बच्चों, अब हम फटाफट कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लोकेशन मैंने नहीं बताई है, क्योंकि मैं टाइप्स पढ़ाऊंगी ना, उसमें मिल जाएंगे। तो सब ब्लड, ब्लड कहाँ है? हर जगह मिलते हैं, ये हर जगह मिलते हैं, एवरीवेयर। 30% भाग बनता है इन टिश्यू से हमारी बॉडी का। ब्लड कहाँ मिलता है? पूरी बॉडी में मिलता है ना। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लो। संयोजी ऊतक के प्रकार, संयोजी ऊतक के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है तरल, तरल संयोजी, जिसमें हमारा ब्लड आता है। पहला प्रकार क्या है बच्चों इसका? पहला प्रकार लिखो तरल, तरल संयोजी ऊतक। फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड लाइक कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर
कनेक्टिव टिश्यू, है ना। पूर्ण संयोजी ऊतक, पूर्ण बोल दो, प्रॉपर है, पूरा है, सब कुछ कंप्लीट रहता है इसमें, पूर्ण संयोजी ऊतक। तीसरा प्रकार क्या है इसका, स्केलेटन, स्केलेटन तीसरा प्रकार है। स्केलेटन आएगा इसमें, जिसमें बोन्स और क्या आती है आपकी, कार्टिलेज, लिगामेंट, लिगामेंट ये सब इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे, कार्टिलेज वगैरह आएगी। स्केलेटन तीसरा प्रकार है आपका, स्केलेटन टिश्यू, यानी कि कंकाल संयोजी ऊतक। चल तरल संयोजी ऊतक के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, जैसे कि हमारा ब्लड। ब्लड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस में आता है, कनेक्टिव में आता है, एपिथेलियल में आता है, किस में आता है, संयोजी में आता है, शल्की में आता है, उपकला में आता है, किस में आता है, संयोजी ऊतक का प्रकार है आपका जो स्केलेटन, आपकी हड्डियां और कार्टिलेज, है ना, अस्थि उपास्थि, वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक का ही प्रकार है ना। चलो तो इसमें हम दो पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, जितनी भी सेल्स है, मटेरियल है, सब एक फ्लूइड में तैरते, फ्लूइड में एक तरल पदार्थ में तैरते हुए रहते हैं, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसमें हम दो प्रकार पढ़ते हैं, कौन कौन से, लिम्फ, लसिका और ब्लड, यानी कि रक्त। तो बात हुई तरल संयोजी ऊतक की, तो तरल संयोजी ऊतक आज इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, जब हम ब्लड पढ़ेंगे ना, ब्लड क्या है, ब्लड पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम लिम्फ और ब्लड, लसिका और रक्त पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में, आज नहीं पढ़ेंगे, बस एग्जाम्पल नोट कर लो। होता क्या है, तरल भरा रहता है इसमें ज्यादा क्वांटिटी में, इसीलिए इसको तरल कहते हैं। और दो तरह का होता है, लसिका और रक्त, ये दो पाए जाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में जब भी हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पढ़ेंगे, उसमें कवर करेंगे। अब बात आती है स्केलेटन टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, स्केलेटन है, कंकाल संयोजी ऊतक है, ये भी दो तरह का होता है। कौन सा, कार्टिलेज, कार्टिलेज और बोन्स। हड्डियां भी क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड्डियां क्या है, एक ऊतक है मैम, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, और अस्थि, उपास्थि, उपास्थि और अस्थि, ठीक है, हड्डियां यानी कि अस्थि और उपास्थि। तो ये जब हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें पूरा बोन का और कार्टिलेज के बारे में और इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये दो आज इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए तो प्रॉपर पे आते हैं। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, पूर्ण बोल सकते हो। इसे पूर्ण क्यों कहा जाता है, पूर्ण संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी एक कनेक्टिव टिश्यू की विशेषताएं है ना, जैसे कि फाइबर्स हुए, सेल हुई, फ्लूइड हुई, मैट्रिक्स हुई, जो जो रिक्वायरमेंट होती है ना एक कनेक्टिव टिश्यू के लिए, एक संयोजी ऊतक के लिए, जितने भी सेल वगैरह जो भी जरूरत पड़ती है, वो सब इसमें मौजूद रहते हैं, इसलिए इसको प्रॉपर यानी कि पूर्ण संयोजी ऊतक कहा जाता है। चलिए इसके टाइप देख लेते हैं हम कि कितने प्रकार का होता है। वास्तविक बोल सकते हो, पूर्ण बोल सकते हो, प्रॉपर बोल सकते हो, है ना, इसको वास्तविक भी बोलते हैं। एक्चुअल है, ये पूर्ण है क्योंकि पूरा सब कुछ मटेरियल इसमें मिलता है। इसको, इसके हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक लूज वाला और एक डेंस वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इनको छोड़ना नहीं है ना। चलो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में हम दो प्रकार देखेंगे इसके, लूज वाला और डेंस वाला। क्या देखेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस, है ना, ढीला बोल सकते हो इसको, डेंस यानी कि सघन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लूज वाले में क्या होता है, शिथिल,
शिथिल, और ये होगा आपका सघन संयोजी ऊतक। पूरा नाम लिख देती हूँ, संयोजी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये लूज और डेंस में क्या डिफरेंस है मैम, क्या होते हैं लूज, क्या होते हैं? तो हमने देखा कि जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऐसा होगा जिसमें बहुत सारी सेल्स मिलेंगी, है ना, ये कोशिकाएं, और इसमें फ्लूइड भरा होगा। तो ये जो लूज वाला होता है ना, इसमें सेल कम होती है, फ्लूइड ज्यादा होता है, मैट्रिक्स ज्यादा होता है, अधात्री ज्यादा भरा होता है। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स इज मोर देन सेल्स, यानी कि अधात्री बोलते हैं, ये जो फ्लूइड भरा होता है ना सेल, इस टिश्यू के अंदर जो मटेरियल भरा है ना, इसे अधात्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो अधात्री जो होता है कोशिकाओं से ज्यादा भरा होता है, कोशिकाओं से ज्यादा होता है। समझ में आई बात? इसीलिए इसको लूज बोलते हैं, लूज है, सेल बिल्कुल दूर दूर रहेंगी, मैट्रिक्स ज्यादा होगा, अधात्री ज्यादा होगा। और डेंस की बात कर लेते हैं, चलो डेंस का डायग्राम बना लो। और डेंस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, मतलब कनेक्टिव टिश्यू को हम मम्मी की खीर से कनेक्ट कर सकते हैं। खीर में सुनो, खीर में क्या काजू बादाम कम है, दूध ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो वो आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया, शिथिल वाला हो गया। और खीर में भर भर के चावल है, भर भर के काजू बादाम है, लिक्विड कम मिलेगा, गाढ़ी सी है, तो वो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। समझ में आई बात? सघन संयोजी ऊतक हो जाएगा। तो इसमें फ्लूइड तो कम होगा, बहुत सारी सेल मिलेंगी, बहुत सारी भर भर के सेल मिलेंगी, है ना, इस तरह से। और फ्लूइड क्या होता है इसमें, कम होता है। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, सेल्स आर मोर इन क्वांटिटी देन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स मैथ्स में मत चले जाना, ये मैट्रिक्स ये लिक्विड है, फ्लूइड है, धात, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोशिकाएं अधात्री से ज्यादा होती हैं। चलो यहाँ तक ये दोनों समझ में आ गए बच्चों आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़े हैं, क्लास को यहीं ऑफ कर दें, कल पढ़ लेंगे मैम। ठीक है, देखो अभी हमें लूज के टाइप्स भी पढ़ने हैं, है ना, लूज के टाइप्स भी पढ़ने हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाने से फिर सिर के ऊपर से जाता है। इसी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लूज के टाइप पढ़ेंगे, डेंस के टाइप पढ़ेंगे, मसल्स वाला रह गया है और आपका नर्वस सिस्टम वाला रह गया, ये हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं आज की क्लास में। ये पूरा पढ़ा हमने आज, सारे कौन कौन से ऊतक आज की क्लास में हम कवर कर चुके हैं बच्चों। एपिथेलियल उपकला ऊतक, जो आपकी बॉडी की कवरिंग लाइनिंग बनाते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, स्तंभाकार, क्यूबॉइड, घनाकार, शल्की, है ना, सब टाइप के, स्क्वेमस, ये टाइप हमने इसके देखे। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स ही हमने देखे, डीप में नहीं गए, ये दो ही पढ़ पाए हैं हम आज की क्लास में। ठीक है, इसके बाद हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, और एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड, सरल और जटिल। ठीक है, तो सिंपल वाला, सरल वाला कितने प्रकार का है, रिवाइज कर लो फटाफट। शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, पक्षमाभी, ग्रंथिल, है ना, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमुलर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। अलग अलग इनके बारे में आज की क्लास में हमने देखा, रिवाइज जरूर करना है इनको। अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी, सभी टिश्यू की हमने सेल देखी कैसी होती है, इनका काम क्या होता है, और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को बैच से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है बता दूं, बैच का प्राइस अभी न्यू ईयर और क्रिसमस डे का ऑफर चल रहा है, 449 में आपको बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत कम प्राइस है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। रिवीजन टेस्ट आएगा बता दूं जनवरी में,
बैच आएगा, एमसीक्यू बैच, जो इसके साथ फ्री मिलेगा। टेस्ट सीरीज 199 का टेस्ट सीरीज है बेटा, 100 टेस्ट सीरीज आपको फ्री दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रैक्टिस के लिए, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर लगाते हो वो यहाँ पर इसके साथ फ्री मिलेगी। पीवाईक्यू, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको फ्री मिलेंगे। थ्योरी तो पढ़ाते ही हैं, सभी पढ़ाते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज, अभी जो एमसीक्यू बैच आएगा उसमें एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए होने वाला है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली है आने वाले नए साल में। और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी करना है बेटा तो नंबर है ही, आप क्वेरी कर सकते हो। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।